तो दोस्तों, क्या इजराइल के पास 40 दिनों से भी कम का समय बचा है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए? और 40 दिन के बाद एक्चुअली ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके बाद इजराइल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज खुलासे करने जा रहा हूं मैं आपके सामने, और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मुझे खुद को 2-3 घंटे का पॉडकास्ट देखना पड़ा, और उसके बाद मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए ये सारी जानकारियां हासिल की है, और उस पॉडकास्ट के कुछ हिस्से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी खुद की आसान और हिंदी भाषा में, जिससे कि आप सारी कुछ चीजें बिल्कुल आसानी से समझ पाए कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरह का संघर्ष इस समय चल रहा है, और क्यों इजराइल इस समय बहुत ही ज्यादा व्याकुल है ईरान के खिलाफ हर वो कार्रवाई करने के लिए जिससे कि आने वाले दशकों तक इजराइल अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। सबसे पहले तो आप ये आर्टिकल पढ़िए। यहाँ पर नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, ये वो समय है जब इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करना चाहिए। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बयान निकल कर आता है कि इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर लेना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि सांप को बिल्कुल मार दीजिए, कोई भरोसा नहीं। अगर इस समय इसे छोड़ दिया गया तो ये बाद में आकर डसेगा ही डसेगा। वैसे मैं एनिमल लवर हूँ, किसी भी एनिमल को इस तरह से मारने की परमिशन मैं नहीं दे सकता, केवल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और कहावत बता रहा हूँ। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे आप तथ्य जानिए और फैक्ट्स जानिए। लिटरली आपकी दुनिया हिल जाएगी जानने के बाद। बस आप इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस समय अमेरिका के अंदर चल रहे हैं इलेक्शन। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बहुत ही ज्यादा बिल्कुल प्रो इजराइल माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ है कमला हैरिस। कमला हैरिस वो जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है, यानी जो बाइडेन की पार्टी से। और बताया ये जाता है कि इस समय अमेरिकन डीप स्टेट का खासा प्रभाव डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर है, और डीप स्टेट में भी इस समय बराक हुसैन ओबामा ये काफी ज्यादा कंट्रोल रखते हैं इस पार्टी के ऊपर। और यहाँ तक की चीजें बताई जाती है कि इस बार अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाती है तो ये अगले टर्म में डेफिनेटली अपनी वाइफ मिशेल ओबामा को आगे करने की कोशिश करेंगे और उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इस बार भी इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई। अब बराक हुसैन ओबामा को लेकर यहाँ पर ध्यान देने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिनके कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील की जाती है अमेरिका द्वारा, और ये भी बताया जाता है कि इस डील के लिए वित्त पोषण भी अमेरिका करेगा। यानी ईरान, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, नए वेपन्स नहीं बना पा रहा था, जितना पैसा आ रहा था थोड़ा बहुत उसको भी ये वेपन बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी जनता के बीच में त्राहीमाम मचा हुआ था, लेकिन एडवांस और लेटेस्ट वेपन बनाने के लिए इन्हें वित्त पोषण भी दिया जाएगा, और ये सब कुछ दिया जाता है न्यूक्लियर डील को लेकर। इसके साथ साथ अभी जो ईरान का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और गाजा में मौजूद हमास के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें भी अमेरिका द्वारा या जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनडायरेक्ट वे में वित्त पोषण किया गया है, जिसके जरिए हथियारों का प्रबंध हुआ और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हुआ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अब आप सबूत देखिए स्क्रीन पर। एक तो ये आर्टिकल आप देखिए जो कि 18 सितंबर वर्ष 2023 का है, यानी अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था, और ये सितंबर 2023 का है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 5 अमेरिकन को छोड़ने के बदले ईरान द्वारा $6 बिलियन का अमेरिका से फिरौती ली जाती है। अब आप सोचिए कि 5 अमेरिकन को छुड़ाने के लिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश ईरान को फिरौती देगा $6 बिलियन की, वो भी जबकि ये सारे काम दूसरे तरीके से किए जा सकते थे। इसके अलावा ये आर्टिकल आप देखिए, ये आर्टिकल है 15 नवंबर 2023 का, यानी जब हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसके ठीक एक महीने के बाद यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा एक्सेस दे दिया गया है ईरान को $10 बिलियन अपने पास अर्जित करने के लिए, जिसके लिए सैंक्शंस में कुछ समय के लिए वेवर दिया गया, और ये वेवर दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर। यानी ये लोग अपने शहरों के लिए इराक की राजधानी बगदाद से बिजली की आपूर्ति करवा सके, इसके लिए इन्हें $10 बिलियन का एक्सेस दिया गया सैंक्शंस में वेवर देकर। अब आप जानते हैं कि ईरान जैसे देश को $10 बिलियन की एक्सेस दे देना, क्या ये सही है युद्ध के समय में? क्या ईरान ने वाकई में इन $10 बिलियन का इस्तेमाल बिजली के लिए ही किया होगा? आपको लगता है क्या ऐसा? क्या इनसे बिल्कुल भी हथियार नहीं खरीदे गए होंगे? क्या पाकिस्तान को आज तक जितनी भी मानवता के आधार पर एड मिली है, क्या इन सभी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने एक्चुअली मानवता के कामों के लिए किया है? कभी आतंकवाद में उसका इस्तेमाल नहीं किया? ये सारी चीजों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है अमेरिका की, जो कि बराक हुसैन ओबामा के अंडर में आती है,
उन्हीं का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। उन्होंने युद्ध के पहले भी और युद्ध के दौरान भी इन्हें अभी तक लगभग 16 बिलियन डॉलर्स की मदद कर दी है। तो इसका इस्तेमाल सीधे सीधे इसराइल के खिलाफ हथियारों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। अब आप समझे कि ये लोग इतना सारा हथियार लाते कहां से, जबकि इनके पास पैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों न्यूक्लियर डील की जब बात की जाती है कि जब न्यूक्लियर डील की गई थी अमेरिका की तरफ से, तो यहाँ पर वित्त पोषण के नाम पर इन्हें 150 बिलियन डॉलर्स देने की बात कही थी। अब इसको लेकर दोस्तों अमेरिका के अंदर कई सारे फैक्ट चेकर्स हैं जो कि बिल्कुल जुबैर जैसे हैं। अल्ट न्यूज वाले जुबैर को आप जानते होंगे कि वो किस तरह से घुमा फिरा कर फैक्ट चेक करता है। तो इसी तरह के जब आरोप लगे कि आप तो सीधे सीधे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 150 बिलियन डॉलर्स का वित्त पोषण दे रहे हैं, बराक ओबामा की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि इसराइल के अस्तित्व के लिए, अमेरिका खुद के अस्तित्व के लिए और सभी पश्चिमी देशों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर ईरान इन पैसों का दुरुपयोग करते हुए न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो इसराइल और बाकी मिडिल ईस्ट के देश, अमेरिका, पश्चिमी देश, इनका होगा क्या। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने फैक्ट चेक किया। तो फैक्ट चेक में ये बताया गया कि देखिए, बराक हुसैन ओबामा की गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली 150 बिलियन डॉलर्स का वित्त पोषण ईरान को नहीं किया गया। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि डायरेक्टली 150 बिलियन डॉलर्स आपने ईरान को नहीं दिए हैं, लेकिन दोस्तों 150 बिलियन डॉलर्स तो दिए हैं ईरान को, और वो दूसरे माध्यम से दिए हैं। और वो किस माध्यम से दिए हैं तो वो आप जानिए। इसमें बताया ये जा रहा है कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए तो ईरान की कई सारी प्रॉपर्टीज जो कि विदेशों में थी वो सीज कर ली गई, बिल्कुल वैसी सीज कर ली गई जैसे कि इस समय रशिया की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। रशिया का भी 600-700 बिलियन डॉलर्स का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसे सीज कर लिया गया है, और उस प्रॉपर्टी को बेचकर उससे ब्याज अर्न करके वो सारा का सारा पैसा यूक्रेन को भेजा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन हथियार खरीदकर रशिया के खिलाफ ही कर रहा है। तो इस तरह की जो संपत्तियां सीज की गई थी ईरान की, उनके ऊपर वेवर दे दिया गया, सैंक्शंस में ढील दे दी गई। उन संपत्तियों का इस्तेमाल ईरान ने किया, पैसा इकट्ठा किया और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तैयार किया। तो कहने का मतलब आपने दाल चावल ना कहकर चावल दाल कहकर वही मील ईरान को दे दिया। अगर आप छूट नहीं देते, उन संपत्तियों को सीज ही रखते, तो ईरान के पास पैसा जाता ही नहीं, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर काम शुरू कर ही नहीं पाता। लेकिन अल्टीमेटली आपको ईरान को ये सारी फैसिलिटीज देनी थी, इस वजह से घुमा फिरा कर आपने उसे वेवर दिए सैंक्शंस में। एंड फैक्ट चेकर्स तो फैक्ट चेकर हैं, भारत के हों या फिर विदेशों के हों। इसके बाद दोस्तों ओबामा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जाते हैं, ईरान को बहुत ज्यादा पिछाड़ दिया जाता है। इस बीच इसराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक भी किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इसराइल का और दुनिया का कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं। उसके बाद जो बाइडेन वापस आते हैं। जो बाइडेन वापसी से पहले ही इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही इस बात को मल्टीपल टाइम्स कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी कर लेंगे। एंड इसके पीछे उनकी वही कोर आइडियोलॉजी काम करती है जो कि बराक हुसैन ओबामा के समय कर रही थी। हालांकि यहाँ पर इसराइल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने ऐसा माहौल बनाकर रखा कि अमेरिका चाहकर भी वापस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी नहीं कर पाया, और लगातार इन 4 सालों में इसराइल द्वारा किसी न किसी परिस्थिति में कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा। लेकिन इसके बाद 24 अगस्त 2022 का एक समय आया था जब ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ हद तक बातचीत होनी शुरू हो गई थी, और बताया ये जा रहा था कि अमेरिका वापस से कुछ सैंक्शंस वगैरह में ढील देकर 100 बिलियन डॉलर्स तक की व्यवस्था ईरान के लिए करवाएगा और न्यूक्लियर डील में वापसी भी करेगा। आपको वर्ष 2022 के बारे में पता होगा, उस समय इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि अमेरिका न्यूक्लियर डील में वापसी करने जा रहा है। ये उस समय का आर्टिकल आप पढ़िए, उस समय भी इसराइल द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी और इनकी तरफ से कहा गया था कि न्यूक्लियर डील वगैरह में वापसी करना, ईरान को 100 बिलियन डॉलर्स तक का वित्त पोषण करना, ये पूरे क्षेत्र को डिस्टेब्लिश कर देगा। क्योंकि न्यूक्लियर डील में अगर आप वापसी कर लेंगे, वित्त पोषण भी ईरान को मिल जाएगा, तो न्यूक्लियर फैसिलिटी तो छोड़िए, बिजली उत्पादन के लिए ये सीधे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद पूरे ही क्षेत्र में अशांति आ जाएगी। और इसी के बाद इसराइल द्वारा और ज्यादा प्रयास किए जाते हैं और फाइनली अमेरिका को इन सारे कामों से रोका जाता है और परिस्थितियां आज तक पहुंच जाती है। अब अमेरिकन इलेक्शन की बात की जाए तो 40 दिनों से भी कम का समय बचा है, बड़ी मुश्किल से 36-37 दिन। मान लीजिए कि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप वापसी नहीं कर पाते और कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती है, तो वो तो जो बाइडेन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। वो हर हाल में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी करने की तैयारियां करेंगी और इसराइल को इस लेवल का समर्थन भी नहीं देंगी। इसी वजह से देखने के लिए ये मिल रहा है कि इसराइल इस समय बहुत ही ज्यादा व्याकुल है। इसी वजह से इजरायली ऑफिशियल हो, अमेरिकन ऑफिशियल हो, जो कि इसराइल का
फेवर करते हैं, ये लोग हर हाल में चाहेंगे कि इस समय ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिए जाएं, क्योंकि ईरान इस समय कुछ भी नहीं कर पाएगा और इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और ईरान अगर किसी तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश करता है तो इलेक्शन की वजह से अमेरिका को भी हर हाल में इजराइल के फेवर में युद्ध के अंदर कूदना ही पड़ेगा। अगर एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद अमेरिका का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपने हाथ खड़े करने के लिए सक्षम होगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि इजराइल के पास 40 दिनों का समय बचा है। इस दौरान जो भी कुछ किया जा सकता है वो इजराइल द्वारा किया जाएगा। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख पा रहे हैं कि सीज फायर के लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल इन सारे दबावों को फेस करने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट को एज इट इज रख रहा है। कारण यही है कि ऐसा मौका दोबारा शायद इजराइल को नहीं मिलेगा और इस मौके को भुनाते हुए वो अपने जितने भी दुश्मनों को एलिमिनेट कर सकता है वो करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।